हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं गणित की जगह विज्ञान की एक नई सीरीज़, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, मैसेज किया कि आप विज्ञान की सीरीज़ भी लाइए। मैं विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की रिवीजन सीरीज़ एक लाया हूं, जो हमारे पास पहला इसमें चैप्टर है। मैं इसमें पूरा लिख करके लाया हूँ, मैं आपको समझाते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ूंगा। पहले चैप्टर का जो हमारा पहला पार्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्विक रिविज़न है हमारा, तो बहुत जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो मेन हमारे पास है परावर्तन के नियम, ये 2009, 11 और 2015 में पूछा गया सवाल है। परावर्तन के लिए पहले हम समझ लें कि परावर्तन क्या होता है, कि जब किसी माध्यम से कोई प्रकाश किरण आती है तो दूसरे माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये घटना परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये डायग्राम है हमारे पास कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। तो पहला जो नियम आता है हमारे पास वो है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होती हैं। तो तीनों एक ही बिंदु पर इसी तल पर क्या है, स्थित हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। कहने का मतलब हम जितने इस अभिलंब से दूर जाएंगे उतनी ही दूर हमारा ये क्या होगा, परावर्तन कोण बनेगा। तो ये हमारे पास परावर्तन का नियम है, जो हमारे पास बहुत बार पूछा जाता है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है दर्पण। दर्पण देखिए हमारे पास जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जब किसी कांच के पीछे हम कुछ कलह कर देते हैं या रंग कर देते हैं तो उसके द्वारा एक दर्पण का निर्माण होता है। पहला जो हमारे पास है वो है समतल दर्पण और दूसरा होता है हमारे पास गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में बात करें तो समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर का बनाता है, सीधा बनाता है, उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वो वस्तु स्थित होती है, और मुख्यतः इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। आभासी प्रतिबिंब का मतलब हुआ जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो प्रतिबिंब कहलाते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से समतल दर्पण की स्थिति हुई कि यह एक आभासी प्रतिबिंब जो हम मिरर घर में देखते हैं वो समतल दर्पण हुआ, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में भी हमारे पास क्या है, दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। एक होता है हमारे पास अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। आप देख सकते हैं ये मैंने अवतल दर्पण का हिस्सा बना रखा है, जिसके उभरे हुए हिस्से में पेंट किया जाता है और जो अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा है उससे क्या होता है, परावर्तन होता है। और ये उत्तल दर्पण है, जिसके उभरे हुए हिस्से को छोड़ करके अंदर के हिस्से में क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसी प्रकार से फोकस दूरी इसकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी और सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ये ध्यान रखिए कि सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर लें, मैंने इनके पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे देखिए ये एक दर्पण है अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, दोनों में हमने परावर्तन के नियम का पालन करते हुए बनाया है। ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरण है और जो दर्पण से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर के जा रही है। तो फोकस दूरी का या फोकस बिंदु का जो सूत्र होता है, परिभाषा होती है, वो होती है जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वह उसका फोकस बिंदु कहलाता है। यहाँ से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ पे हम एक सी लिखा हुआ देख रहे हैं जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिस वक्र या जिस गोले से ये कट करके बना हुआ होता है उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो त्रिज्या है ये वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। ये इसका ध्रुव कहलाता है। ध्रुव होता है कि मुख्य अक्ष जिस बिंदु से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है वो उसका ध्रुव कहलाता है। उस पर टकराने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। एम और एन इसमें जो है ये इसके द्वारक कहलाते हैं। द्वारक मतलब जहां तक प्रकाश किरण उससे टकरा करके अंदर की तरफ आ सके या बाहर की तरफ जा पाए। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश किरण टकराने के बाद बाहर की तरफ जाती है, जिस कारण से यहां से हम इसकी एक काल्पनिक रेखा डॉट डॉट बनाए तो जहां पे ये मिलती हुई प्रतीत होंगी या जहां से आती हुई प्रतीत होंगी वो इसका क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। और इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ से लेकर के ये फोकस दूरी कहलाती है, पी से लेकर के सी के बीच की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए बोर्ड पेपर में एक सवाल पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण में ध्रुव हमारे पास P और मुख्य फोकस मतलब F, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहला रही है, F, और इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारे पास 2020 में पूछा गया सवाल है। इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ये क्या होती है, अनंत होती है। तो ये हमारे पास
2016 में पूछा गया सवाल है। तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनकी स्थितियां होती हैं। और एक और चीज़ इसमें बात कर लें कि जो मुख्य अक्ष के बात करें तो मुख्य अक्ष से दर्पण के दाईं तरफ के जितने भी मान होंगे वो धनात्मक होंगे और इधर की तरफ के ऋणात्मक। ऊपर की तरफ के हमारे धनात्मक होते हैं और नीचे की तरफ के ऋणात्मक। यदि वस्तु सीधे है तो वो धनात्मक होगी, बाईं तरफ है ऋणात्मक होगी, दाईं तरफ है धनात्मक होगी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि इनमें इनकी वैल्यू किस प्रकार से रखी जाएगी। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य जो संबंध होता है ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, 2 गुने के बराबर होती है। तो कहें तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा गया फोकस दूरी। तो ये हमारे पास इसका मान आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं और फोकस दूरी को f से। तो क्या हो गया r = 2f। अब ये 2 सवाल इसमें बोर्ड पेपरों में पूछे गए हैं तो मैंने उनको देखिए 2009 में पूछा गया सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 है। तो दिया है r = 30 और f हमें निकालना है। तो देखिए इस सूत्र से यदि f निकालेंगे तो क्या होगा, r/2 हो जाएगा। r/2 मतलब 30/2 और 30 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी 2012 में पूछा गया, गोले दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे वो 30 था और यहाँ पे 20, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, r का मान 20 दिया हुआ है, f निकालना है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा r/2। r/2 हो गया तो r का मान कितना है 20/2 और 20/2 की बात हम करें तो 20/2 हमारे पास कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब नीचे इसके बाद आए तो 2017 में पूछा गया ये सवाल है कि दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहेंगे। और ये बहुविकल्पी में भी सवाल पूछा गया एक बार कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए क्या होता है आवर्धन मतलब बढ़ाना, किसी भी वस्तु की आकार को बड़ा हुआ या कितना गुना छोटा देखने की स्थिति आवर्धन कहलाती है। तो क्या होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई h का अनुपात आवर्धन कहलाता है। सामान्य भाषा में बात करें कि जो m बराबर होगा आवर्धन का m से दिखाते हैं तो h डैश अपॉन h हो जाएगा। ये हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, हमने वो नहीं लिखा हुआ। विबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को भी क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं, इसे v/u से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास इसका सूत्र हो गया। अब आवर्धन के बारे में 2-3 चीज़ें हमें यहाँ से पता चलनी चाहिए कि इसका मान यदि 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। आवर्धन का मान यदि 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, 1 के बराबर है तो वस्तु के बराबर। अगला है यदि 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। और यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशनों के लिए चीज़ है कि m धनात्मक तो प्रतिबिंब आभासी और ऋणात्मक तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कि 2017 में एक सवाल हमसे यहाँ पे पूछा गया कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है तो इसका अभिप्राय बताइए। 2 नंबर में सवाल पूछा गया। तो इसका जब हम उत्तर लिखेंगे तो होता है हमारे पास कि अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन +2 का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु का दुगना बनेगा। +2 का मतलब हुआ उससे 2 गुना बनेगा और प्लस का अर्थ ये हुआ कि प्रतिबिंब क्या बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये इसमें हम लिखेंगे कि उससे दुगना बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं, होप्स आपको इसमें दिख रहे होंगे। स्पष्ट रूप से मैंने बनाने की कोशिश की है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना किस प्रकार से होती है। देखिए 2 सवाल पूछे गए हैं बोर्ड पेपरों में, तो इसलिए तो अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। एक होता है जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अनंत यहाँ से आने वाली वस्तु हमेशा फोकस पे टकराती है, तो ये भी यहाँ पे टकराई, तो जहाँ पे दोनों किरणें टकराएंगी वो उसका क्या होगा प्रतिबिंब होगा। तो ये कहाँ पे बन रही है फोकस पे बन रही है, छोटी बन रही है और वास्तविक। दूसरी स्थिति यदि अनंत और C वक्रता केंद्र के मध्य है तो उस स्थिति में ये प्रकाश किरण एक इधर आई और एक इसके ध्रुव से टकरा करके उतने ही कोण पर बाहर निकल रही है। तो जहाँ पे इनका प्रतिबिंब बन रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे है हमारे पास कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। और देख सकते हैं वस्तु ये इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना है इतना सा है, तो ये प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है यदि C पर है वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये ध्यान रहे कि 2 कंडीशन में
छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, एक कंडीशन में बराबर बनेगा जब वक्रता केंद्र पर है। अगला है हमारे पास, यदि C और F के बीच में है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब ठीक उसके उल्टी साइड में यहाँ पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, वास्तविक और बड़ा बनेगा। अब ये बड़े बन रहे हैं, ये छोटा था, ये उसमें बड़ा हो गया। और इसी प्रकार से यदि वस्तु फोकस पे है तो देख सकते हैं ये और ये जो रेखाएं, ये दोनों क्या जा रही हैं, समांतर रूप से आगे बढ़ेंगी। और समांतर रेखा हम मान सकते हैं कहाँ पे मिलती है, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, श्योरिटी बात है। और 30 जो लास्ट है हमारे पास, जो बोर्ड पेपरों में पूछा गया है 2011 और 2020 में भी, कि यदि वस्तु हमारे पास ध्रुव और फोकस के बीच में है तो उस स्थिति में देखिए ये प्रतिबिंब क्या होगा, इधर की तरफ तो नहीं बनेगा क्योंकि ये यहाँ से ऐसे करके फैलता हुआ जा रहा है। तो इसको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाएं यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारे पास, दर्पण के दाईं ओर बन रहा है। काल्पनिक रूप से ले जा रहे हैं तो आभासी बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 3 हमारे पास बोर्ड पेपरों में सवाल पूछे गए हैं। तो होप सो आपकी समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र पर है तो बराबर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वक्रता केंद्र से पीछे की तरफ है तो छोटा बन रहा है, यहाँ पे भी छोटा बन रहा है, इन दोनों पे बड़ा बन रहा है। और लास्ट वाली कंडीशन जो है फोकस और ध्रुव के बीच में जब है तो उस स्थिति में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आभासी और बड़ा बन रहा है। अब अगला हम उत्तल दर्पण के लिए ले लें। ये इसमें वैसे वास्तविक रूप से एक ही हमारे पास कंडीशन बनती है, यहाँ पर हमने 2 दे दिए कि एक यदि अनंत से पे कोई वस्तु रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, देखिए ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी और ये ऐसे आगे की तरफ चली जाएंगी, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा और आभासी सीधा बनेगा। परंतु अब इसके बाद हम आगे की बात करें, यदि कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है तो यहाँ पे से प्रकाश किरण जाएगी तो क्या होगी, यहाँ से टकरा करके ऊपर ये फोकस से होते हुए, और ये दूसरी इधर से इधर की तरफ जा रही है तो यहाँ से उतना ही कोण बनाते हुए ये वापस निकल जाएगी। तो इन दोनों को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इस स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा ध्रुव पर और फोकस के मध्य बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। इस कंडीशन में ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारे पास इसमें टॉपिक है, देखिए बहुत ही तेजी हम रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक चीज़ को हम यहाँ पे समझाने की बात कर रहे हैं। जो जो चीज़ें बोर्ड पेपर में पूछी गई हैं उनके बारे में बात करनी है। अगला है दर्पण सूत्र। 2010 में पूछा गया है कि दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f तो फोकस दूरी होती है, u वस्तु दूरी होती है और v हमारे पास क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी होती है। ये चीज़ हमारे पास पूछा गया है। 2013 में हमारे पास एक सवाल पूछा गया है कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। 2 उपयोग पूछे गए हैं तो मैंने इसमें जो जो हैं उनको लिख लिया। वाहन की जो हेडलाइट होती है, जो गाड़ी के आगे की लाइट होती है, वो अवतल दर्पण रहता है उसमें लगा हुआ। सर्च लाइट जिसको हम टॉर्च कहते हैं, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग। और शेविंग मिरर की बात की गई है तो शेविंग मिरर मतलब शेविंग दर्पण, जो नाई के यहाँ दर्पण लगा हुआ होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से 2007 में एक सवाल पूछा गया कि उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। तो उत्तल दर्पण का जो मुख्यतः एक उपयोग होता है कि मोटर गाड़ी में पीछे से आने वाली वस्तु या गाड़ी को देखने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने अनुमान किया होगा, जो आगे का एक शीशा होता है जिससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, उत्तल दर्पण में किया जाता है। अब अगला जो यहाँ पे देखिए सवाल हम देख सकते हैं, आप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला सवाल, कि 2008 में पूछा है, 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब मतलब होता है वस्तु, ये चीज ध्यान में रहे कि बिंब बहुत बार शब्द पूछा जाता है, का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने वाला एकमात्र दर्पण जो है वो क्या है, अवतल दर्पण है, जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब, तो ये है अवतल दर्पण। तो 2008, 2016, 2017 में ये सवाल पूछा गया है 1 नंबर में। अब देखिए एक न्यूमेरिकल, मैंने सोचा कि इसमें न्यूमेरिकल को भी हम जगह दे देते हैं। तो एक न्यूमेरिकल सवाल हमसे पूछा गया है 2011 में और 2018 में पूछा गया है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास बुक में, तो उनको करने की कोशिश करें। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति बताइए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहे कि यदि हमें अवतल दर्पण की 6 की 6 स्थितियाँ पता हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। फोकस दूरी से और वक्रता केंद्र के बीच में है वस्तु, तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है। वस्तु बड़ी बनती है,
तो हम इसको ले लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, एफ बराबर दिया है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ होती है तो उसका मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वस्तु कैसी रखी जाएगी, सीधी, तो लंब उसके मान क्या होगा, एच प्लस में होगा। हमें एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। अब तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमें 1/u चाहिए तो 1/u यहीं रखा और ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दें। देखिए यहाँ पे इसका मान है -15 माइनस 1/ इसका मान है -20। तो यहाँ पे हो गया -15, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 1/20। इसको क्लियर कर लें तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है, 60। 15 का 60 कितनी बार गया, 4 बार, तो -4। और इसका कितनी बार गया, यहाँ पे हमारे पास चला गया, देख सकते हैं 3 बार, तो +3। तो 4 में से 3 गया हमारे पास, तो हो गया -1/60। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो v बराबर हमारे पास आ गया -60 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब भी वस्तु की ही तरफ बनेगा। ये दूसरी चीज होगी। अब देखिए हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो आवर्धन का एक सूत्र था, आवर्धन m = था h डैश अपॉन h = v/u। अब यहाँ पे 3 मान हमें पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। h डैश इसका मान है 4, v का मान देखिए हमने अभी निकाला है -60 और u का मान है -20। तो -20 से ये गया, ये कितनी बार हो गया, 3 टाइम्स, और ये इधर क्रॉस में हो जाएगा तो h डैश बराबर हमारे पास क्या हो गया, 12 आ गया प्लस सेंटीमीटर। देखिए इसके बाद हमें पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति बताइए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो स्टूडेंट इसमें हमने परावर्तन से संबंधित सवालों को हल किया है, जिसमें हमने दर्पण सूत्र की बात की है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण से कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ, अवतल दर्पण कैसे कार्य करता है या कैसे प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, और कुछ हमने आंकिक प्रश्नों को करने का प्रयास किया है। तो होप सो आप लोगों को ये क्विक सीरीज समझ में आई होगी, आपको समझ में आई, अच्छी लगी होगी। तो आपके लिए जो इसका दूसरा पार्ट होगा अपवर्तन का, हम अभी परावर्तन का कर रहे थे, तो उसको भी हम करेंगे। तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से रिवीजन करें, जिससे आने वाले समय में और पाठों को भी हम रिवीजन कर पाएँ और परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएँ। तो ऐसे ही सीरीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में और नए जोश और नए उत्साह के साथ। तो बने रहें ऐसे ही।